हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समास। इस क्लास में हम समास के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से जानेंगे कि समास क्या चीज़ होता है। और आज की क्लास में आपको समास के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी और ये उम्मीद है कि आज से आपका समास से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगा वो सारा कन्फ्यूजन आज के बाद आपका नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास होते क्या चीज है। देखिए, समास क्या होता है कि जब दो शब्द आपस में मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है ना? जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं, जैसे कोई भी दो शब्द हैं, जैसे बस चालक, हवाई जहाज, बम वर्षा, जिप कतरा, इस ऐसे कोई भी दो शब्द जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जैसे नव युवक, ऐसे कोई भी दो शब्द जो है, जब दो शब्द अलग अलग दो शब्द होते हैं और दोनों शब्द जो है मिलकर आपस में मिल जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है ना? तो मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि समास कितने शब्द का सार्थक समूह होता है, तो कहा जाता है कि समास जो होता है वो दो शब्दों का समूह होता है, दो शब्द आपस में मिलकर बनते हैं। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया कि कोई अगर आपसे पूछता है कि समास में कितने शब्द आपस में मिलते हैं, तो कितने मिलते हैं? दो शब्द। ठीक है ना? तो अब हमने ये चीज बहुत अच्छे से जान लिया कि दो शब्दों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम समास के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। समास जो होते हैं इसके 6 भेद माने होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला अव्ययीभाव, पहला समास अव्ययीभाव होता है, अव्ययीभाव समास माना जाता है। दूसरा समास तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा बहुव्रीहि समास और नंबर 5 द्विगु समास और नंबर 6 द्वंद्व समास। ये हमारे 6 समास होते हैं। कितने समास होते हैं? 6 समास होते हैं। ठीक है ना? 6 समास होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इस तरह हमारे जो है 6 समास होते हैं। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास क्या होता है? तो देखिए, अव्ययीभाव समास की पहचान आज के बाद आपको अव्ययीभाव समास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? जब कोई शब्द जो होता है उस शब्द के आगे दो कंडीशन होती है। इसमें पहली कंडीशन क्या होती है? ठीक है ना? तो इसमें हम देख लेते हैं। पहले हम अव्ययीभाव समास को अच्छे से लिखते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। देखिए, अव्ययीभाव समास की क्या होती है कि अव्ययीभाव समास में आगे जो है उपसर्ग और पीछे जो है शब्द रहता है। क्या रहता है? शब्द। एक पहचान तो इसकी होती है और दूसरी पहचान होती है कि आगे दो शब्द एक ही शब्द दो बार आए, एक ही शब्द दो बार आते हैं। दो पहचान है इनकी। ठीक है? एक ही शब्द दो बार आते हैं तो उन समास उसके क्या कहते हैं? उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास मतलब एक आगे शब्द रहेगा और उस शब्द के आगे जो है एक उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग का मतलब है कि जैसे आपका यथा, प्रति, अप, उप, अनु, ऐसे शब्द जो हैं आगे उपसर्ग के रूप में आते हैं।
जब, ठीक है ना। और या तो क्या हो सकता है, या तो कोई शब्द जो है दो शब्द जो है वही शब्द जो है 2 बार लगातार आ जाता है। तो देखते हैं अब इसमें, इसको पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है प्रतिवर्ष। क्या उदाहरण हमारा? प्रतिवर्ष। अब आप देखिए कि प्रतिवर्ष जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आपका प्रति और दूसरा है वर्ष। 2 शब्द, 2 हुए ना, एक शब्द आपका हो गया प्रति और एक हो गया वर्ष। अब इसमें आप देखिए इतना थोड़ा तक आप दिमाग लगाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक वर्ष तो एक शब्द है, वर्ष तो हमारा एक शब्द है, लेकिन प्रति क्या है? प्रति हमारा जो है एक उपसर्ग है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर 2 शब्द प्रति और वर्ष 2 शब्द मिलते हैं, तो 2 शब्द मिल रहे हैं तो कौन क्या है? समास हो रहा है। अब लेकिन समास में कौन सा समास है? तो यहाँ पर क्या है कि आगे उपसर्ग है और पीछे क्या है? पीछे जो है शब्द है। पीछे क्या है? शब्द है। तो इस तरह जो है जब कोई आगे एक शब्द के आगे कोई उपसर्ग मिलता है तो उस समास को क्या कहते हैं? उस समास को हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे प्रति क्या है? प्रति कोई एक शब्द नहीं है। आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा, तो उपसर्ग और प्रत्यय में आपने पढ़ा होगा कि उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक शब्दांश होता है जिसका अपना खुद का कोई क्लियर अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो शब्दों के साथ मिलकर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। उनके अंदर एक क्षमता होती है कि अपना तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन क्या होते हैं कि किसी के साथ मिल जाते हैं तो उनके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रति उपसर्ग थे और वर्ष शब्द में मिल जाते हैं तो एक नया शब्द बना देते हैं, क्या? प्रतिवर्ष। और एक जब इस कंडीशन को एक जो समास बना, एक और समास बना प्रतिवर्ष, उपसर्ग अव्ययी भाव समास बनता है। इसी हम देखते हैं, जैसे एक शब्द है हमारा अनादर। क्या शब्द है? अनादर। अनादर में आप क्या है? आगे आपका अन है और पीछे आपका आदर। क्या है? आदर। देख रहे हैं ना, एक अन और आदर, ये 2 शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन रहा है अनादर। और अनादर में क्या है कि हमारा शब्द क्या है? शब्द क्या है? आदर। और आगे क्या है? उपसर्ग। आगे उपसर्ग, पीछे शब्द, तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। इसी तरह हम देख रहे हैं कि हमारा आ रहा है यथाशक्ति। यथाशक्ति एक देखिए आकार है, तो इसमें देखिए 2 शब्द हैं, एक आपका यथा हो गया और एक शक्ति हो गया। और आपको खुद ही अंदाज लग गया कि शक्ति क्या है? शक्ति एक जो है एक शब्द है और यथा क्या है? यथा इसमें उपसर्ग है। ठीक है ना। आपने अगर थोड़ा सा भी अगर उपसर्ग पढ़ा होगा तो उसको आप तुरंत आपको देखने के बाद ही पता लग जाता होगा यहाँ ये तो उपसर्ग है। तो ये क्या है? ये उपसर्ग और ये क्या है? शक्ति जो है ये आपका क्या हो गया? ये आपका शब्द हो गया और ये आपका उपसर्ग हो गया। और जहां पर भी ऐसे कोई भी 2 शब्द जिसमें वो आगे उपसर्ग मिल जाए, किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग मिल जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। और इसका देखिए, इसका समास विग्रह जो होता है, समास विग्रह का मतलब क्या होता है? समास विग्रह का मतलब होता है, जैसे आपने शब्द अर्थ पढ़ा होगा तो शब्द अर्थ आपने पढ़ा होगा तो शब्द अर्थ में आपने देखा होगा कि कोई भी शब्द होता है तो उसी को जो है बढ़िया से समझा के लिख दिया जाता है। तो उसी तरह समास विग्रह का मतलब क्या होता है कि कोई भी शब्द है तो उसको खूब बढ़िया समझा के आप लिख दीजिए कि क्या चीज़ है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। समास जैसे आपको खुद ही लगता होगा कि प्रतिवर्ष का मतलब क्या है? प्रतिवर्ष का मतलब यही तो होता है ना कि हर वर्ष, यही तो मतलब होता है। तो यही इसका समास विग्रह हो गया। अनादर, अनादर का मतलब क्या है? आदर न करना। आदर न करना, ये क्या हो गया? इसका समास विग्रह हो गया। यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। हाँ, शक्ति के अनुसार। तो इसका मतलब हो गया यही, इसका ये समास विग्रह हो गया। अगर आपको इसका समास विग्रह करना है तो यही आप लिख दीजिए, शक्ति के अनुसार ना। ऐसे ये शब्द जो है, जैसे आपका इसी तरह आ रहा है प्रत्येक। प्रत्येक, अब देखते जाइए, अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर शब्द हमारा उपसर्ग हमारा प्रति है और शब्द हमारा एक
ये दोनों शब्द मिलते हैं, आगे उपसर्ग मिलता है और पीछे आपका शब्द मिलता है और दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ, दो शब्दों के मिलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। तो यहाँ पर समास है। देखिए समास में कौन सा समास है, समास में आगे क्या है, आगे उपसर्ग। सीधा सीधा फंडा है कि क्या है, आपको जो है आगे देखना है कि आगे उपसर्ग है, आगे उपसर्ग देखिए तो तुरंत बिना किसी आप देरी के आप उसको क्या बता दीजिए कि एक कौन सा समास है, यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है, अव्ययीभाव की एक कंडीशन ये हो जाती है कि आगे उपसर्ग होता है और दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि दूसरी में एक शब्द दो बार आते हैं। जैसे दो बार का मतलब क्या है, धीरे धीरे, क्या है, धीरे धीरे। यहाँ पर देख रहे हैं ना आपके दो शब्द आ रहे हैं। जब दो शब्द लगातार आते हैं तो वहां कौन होगा, अव्ययीभाव समास। धीरे धीरे, रातों रात, देख रहे हैं ना, रातों रात। जैसे आपका हो रहा है भागम भाग, ना, भागम भाग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कैसे एक भाग भाग दो शब्द मिल गए तो यहाँ पर क्या, अव्ययीभाव समास बन गया। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है ना। और जैसे जो आपको कंडीशन है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि सीधा सीधा इसके अव्ययीभाव पहचानने का तरीका क्या है, आगे उपसर्ग तो कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। दो शब्द लगातार आ रहे हैं, कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। उसके बाद हम चलते हैं, इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जैसे यथा सम्मान हो गया, यथा स्थान हो गया, यथा शीघ्र हो गया, हाँ, यथा शीघ्र है, यथा समय है। तो यथा समय, यथा शीघ्र, हाँ, आजन, आजन। जैसे एक आजन, तो यहाँ पर आपने देखा ना, ये उपसर्ग, ये शब्द, कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। आमरण, आमरण, ये उपसर्ग, इस शब्द, क्या, कौन समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है ना। अव्यय, अभूत, पूर्व, अभूत और पूर्व, पूर्व शब्द हो गया, अभूत आपका हो गया अव्यय उपसर्ग। और उपसर्ग का मतलब हमने बताया कि जिसका खुद का कोई मतलब नहीं निकले, अपने आप एकदम कंफर्म मतलब नहीं निकले, बहुत सोचने विचारने वाला भले निकाल ले। जैसे प्रति का मतलब बता दीजिए, तो प्रति का मतलब आप एक शब्द में नहीं बता सकते। वर्ष का तो मतलब बता देंगे, वर्ष का मतलब साल होता है, लेकिन प्रति का मतलब बता दीजिए तो आप एकदम एक शब्द में नहीं बता सकते। बस ये है कि हाँ समझा तो दे सकते हैं, लेकिन एक शब्द में आप इसको नहीं बता सकते। जैसे आपका है अनादर, तो अन का मतलब बता दीजिए, अन, आदर का तो मतलब आप बता देंगे, अन का मतलब बता दीजिए। तो अंक में आप समझा देंगे हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन आप कंफर्म नहीं बता सकते। तो ऐसे शब्द क्या है, ये उपसर्ग है। अन का अपना खुद का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन जब ये आदर में मिल जाते हैं तो आदर का जो है मतलब बदल देते हैं। इस तरह हमने ये पढ़ा कि अव्ययीभाव समास ये होता है। उसके बाद अगला समास हमारा आ रहा है तत्पुरुष समास। कौन सा समास आ रहा है, अगला समास हमारा आ रहा है तत्पुरुष समास आ रहा है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं तत्पुरुष समास में, हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। ठीक, अब देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। देखिए तत्पुरुष समास ये होता है कि तत्पुरुष समास में दो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दो शब्द होते हैं, दो शब्द हो, दो शब्द तो होंगे, संज्ञा का मतलब है कि दो शब्द तो होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोनों शब्द क्या होंगे, दोनों शब्द आपके संज्ञा होंगे। दोनों शब्द आपके क्या होंगे, दोनों शब्द आपके संज्ञा होंगे। संज्ञा का मतलब क्या होगा कि दोनों शब्द जो है नाम होंगे। दोनों शब्द क्या होंगे, नाम होंगे। और बीच में क्या होगा, बीच में आपके यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में कारक के जो चिन्ह होते हैं, जब इनका समास विग्रह किया जाएगा तो उनके समास विग्रह में कारक के चिन्ह, जैसे आपने पढ़ा है ना कि ने, को, से, के लिए ना, ऐसे सब आपने पढ़ा है, तो क्या होगा, वो कारक के चिन्ह यहाँ पर यूज किए जाते हैं जब समास हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। जब हम इसके उदाहरण को देखेंगे तो इसमें हम काफी अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए एक आप इसमें आ रहा है आपका उदाहरण,
घुड़सवार। क्या शब्द आ रहा है? घुड़सवार। तो घुड़सवार में आप देखिए कि दो हैं, एक शब्द तो आपका हो गया घोड़ा और दूसरा शब्द क्या हो गया? सवार। अब सवार का मतलब क्या होता है? सवारी करने वाला। सवार का मतलब क्या है? सवारी करने वाला। और घुड़ का मतलब घोड़ा। अब दोनों आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है? दोनों शब्द जो है संज्ञा है। घोड़ा मतलब घोड़ा और सवार मतलब सवारी करने वाला, जो इंसान बैठा हुआ है वो सवार है। ठीक है, अब समझा ना? घोड़ा और सवार दोनों शब्द हो गए, एक घोड़ा हो गया, एक सवार हो गया। और इसका क्या है? ए भी आपकी संज्ञा हो गई और ए भी संज्ञा हो गई। लेकिन अव्ययी भाव में हमने क्या पढ़ा था? अव्ययी भाव में हमने पढ़ा था कि आगे उपसर्ग रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये उपसर्ग नहीं है, बल्कि क्या है? ये एक संज्ञा है। और जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह का मतलब क्या है? समास विग्रह जो है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि समास विग्रह कैसे किया जाता है, इसका कोई रूल नहीं होता समास विग्रह। भाई समास विग्रह करने के लिए केवल क्या करना है? इसका केवल जो है आपको सब शाब्दिक अर्थ निकाल लेना है। और जब इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं घुड़सवार का, तो क्या निकलता है? घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार या सवारी करने वाला। घोड़े पर सवार या घोड़े पर सवारी करने वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर जो है, ये पर क्या हो गया? पर जो है ये आपका कारक आ गया। क्या आ गया? कारक आ गया। समझा ना? और क्या कह रहा है? दूसरा चीज ये भी है कि इसका जो मतलब है वही से मतलब ऐसे में निकलेगा। इसका समास विग्रह करने पर भी यही मतलब निकल रहा है। इसी तरह इसमें हमारा आ रहा है, इसी तरह इसमें आएगा हमारा जेब कतरा। क्या आएगा? जेब कतरा। अब देखिए जेब का मतलब जेब है और कतरा का मतलब क्या है? कतरा का मतलब काटने वाला। जेब मतलब जेब और कतरा मतलब काटने वाला। काटने वाला। हाँ, जेब कतरा का मतलब क्या है? जेब काटने वाला। ठीक है ना? देख रहे हैं ना? जेब काटने वाला। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक जेब और एक काटने वाला। एक संज्ञा आपकी जेब है और दूसरी संज्ञा क्या है? काटने वाला। काटने वाला। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, इसका जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेब को काटने वाला। और को का मतलब क्या है? को किसमें आता है? कर्म कारक में आता है। किसमें आता है? कर्म कारक में आता है। हमने आपको बताया ना कि तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में जब हम तत्पुरुष समास क्या होता है कि तत्पुरुष समास में जब इसका करेंगे शब्द विच्छेद तो समास विग्रह करेंगे तो बीच में क्या आएगा? बीच में कारक का चिन्ह आएगा, जिसको हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम पहचानते हैं। ठीक है ना? तो इसी कारक के चिन्ह के आधार पे इस पे हम जो क्या कर देते हैं, इसको हम जो है कर देते हैं कि ये कौन से कारक में आएगा। जैसे क्या है यहाँ पर जो है पर का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा है कारक का, तो कारक का मतलब क्या है? ये अधिकरण कारक आ रहा है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष में आ गया। और ये क्या है? एक कर्म में है, तो ये क्या हो गया? एक कर्म तत्पुरुष हो गया। कर्म तत्पुरुष हो गया। ठीक है ना? उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, इसके और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमको अच्छे से इसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। क्या आपने बताया आपको कि अब तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास जो होता है इसमें दो शब्द होते हैं और दोनों शब्द क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। और इनका जब समास विग्रह करेंगे, इनकी सीधी सीधी पहचान है, दो शब्द होंगे, दोनों शब्द क्या होंगे? संज्ञा होंगे। और संज्ञा जब समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा कि इनके बीच में कारक का चिन्ह आएगा। कारक का चिन्ह कौन सा आएगा? ने, को, से, के लिए, पर, का, रा, री, रे, ये सब क्या है? ये सब कारक के चिन्ह है। और समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? इसमें ऐसे कोई चिन्ह आएंगे। अब इसके बाद देख रहे हैं कि इसके बाद देखिए इसमें और क्या है? इसमें और हमारा आ रहा है, जैसे आ रहा है ध्यान मग्न। ध्यान मग्न, इसमें एक शब्द आ रहा है हमारा ध्यान मग्न। ठीक है ना? अब ध्यान मग्न में देख लीजिए कौन सा कारक है। देखिए आप इसमें कह रहा है कि एक शब्द आपका ध्यान है और एक मग्न है। ध्यान मग्न, इसका आप समास विग्रह करिए। अब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ। और शाब्दिक अर्थ तो आपके दिमाग में खूब बढ़िया आ गया होगा, ध्यान में मग्न। क्या आ गया? ध्यान में मग्न आ गया ना दोस्त। एक और एक क्या है? ये जो है एक कारक के चिन्ह में आ रहा है। ध्यान में मग्न, तो में क्या है? ये आपका कारक के चिन्ह में आ रहा है। और कौन सा कारक है? ये आपका जो है कर्म कारक में आ रहा है। ठीक है ना?
किसमें आ रहा है? ये आपके कर्म कारक में आ रहा है। इस तरह क्या हो गया? ये हमारा तत्पुरुष हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने ध्यान मग्न, दो शब्द हैं, ध्यान भी आपका ए है, मग्न भी आपका संज्ञा, और इसके बीच में क्या है? ये जब अपने समास विग्रह किया तो बीच में हमारा क्या आ गया? एक कारक का चिन्ह आ गया, कारक का चिन्ह आ गया। और में क्या है? में जो है आपका कर्म कारक में आता है। इसी तरह देखिए यहां पर देख रहे हैं कि एक शब्द है हस्तलिखित, 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 एक शब्द आ रहा है हस्तलिखित। अब देखिए हस्तलिखित का क्या मतलब होता है? पहले आप इसका समास देखिए, जब भी आपको समास को पढ़ना है तो सबसे पहला काम क्या है कि समास विग्रह जरूर करिए। और समास विग्रह कैसे करेंगे? समास विग्रह का मतलब है उसका शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश जरूर करिए। तो इसका मतलब निकालते हैं तो इसका हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। अब देखिए हाथ से लिखा हुआ, तो लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ तो कोई किताब वगैरह या कुछ भी होगा, तो वही तो कहते हैं ना। तो मतलब ये भी क्या हुआ? ये भी आपका एक संज्ञा हुई, कोई चीज है जो कि लिखी हुई है, ठीक है ना। तो उस मतलब ये हाथ से लिखा हुआ कोई किताब वगैरह कुछ भी है तो उसी को तो बोलेंगे, तो ये भी आपका एक संज्ञा में ये भी आ गया। किसी चीज को तो कह रहे हैं ना कि लिखा हुआ है, क्या है? ये क्या हुआ है? लिखा हुआ रखा है, हाँ, ये लिखी हुई रखी है ऐसी किताब वगैरह। तो और ये हाथ, हाथ भी आपकी संज्ञा है, हाथ भी आपकी संज्ञा है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि एक क्या है? एक कारक है। अब देखिए इसका मतलब देखिए हाथ से लिखा हुआ, तो यहाँ पर हाथ किस काम में आ रहा है? हाथ जो है लिखने में मदद करने के काम में आ रहा है। हाथ क्या कर रहा है? लिखने में मदद करने के काम में आ रहा है। तो मतलब क्या है? जब मदद करना होता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। कौन सा होता है? करण कारक होता है। अगर आपने कारक कभी क्लास नहीं देखा है तो कारक बाय विपिन सर, आप एक बार जरूर सर्च करिए, आपको काफ़ी अच्छे से वहाँ पर कारक समझाया गया है। अगर यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बार आप कारक देख लेंगे तो दोबारा आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाथ से लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या है? ये हाथ क्या है? हाथ जो है करण कारक में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि लिखने में क्या कर रहा है? हाथ मदद कर रहा है। हाथ क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो यहाँ पर करण कारक है, तो इसलिए कौन सा तत्पुरुष आएगा? एक करण तत्पुरुष में आएगा। किसमें आएगा? करण तत्पुरुष में आएगा, ठीक है ना। इस तरह ये हमारा क्या होगा? ये हमारा करण तत्पुरुष हो गया। इसी तरह हम चलते हैं, अब उसके बाद देख उसकी इसी तरह हम चलते हैं और कि लिखते हैं जल मग्न विद्यालय लिख लेते हैं। सबसे आपको जाना पहचाना एग्जाम्पल विद्यालय। विद्यालय में कौन सा कारक है? समास है। विद्यालय कितने शब्द? दो शब्द, विद्या प्लस आलय, मतलब विद्या का आलय, विद्या का आलय, एक है ना, ऐसा मतलब विद्या का आलय। अब देखिए यहां पर आप देख लीजिए, ए भी संज्ञा और ए भी संज्ञा, और दोनों संज्ञा के बीच में क्या है? कारक का चिन्ह है। और कौन सा कारक है? आपको तो ये समझ नहीं आएगा होगा, क्योंकि आलय में पहचान पा रहे हैं तो कैसा आलय? किसका आलय? विद्या का आलय। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विद्या जी क्या कर रही है? यहाँ पर ये संबंध बता रही है। क्या बता रही है? संबंध बता रही है। और जब संबंध बता रही हैं तो यहाँ पर तत्पुरुष तो ही है भाई, कारक का चिन्ह आ गया, यहाँ कारक है तो कौन? दो संज्ञा, फिर से बात समझ लीजिए, दो संज्ञा, और दो संज्ञा का जब समाज किया गया, विग्रह किया गया, तो यहाँ बीच में क्या आ रहा है? यहाँ बीच में कारक का चिन्ह आ रहा है। और जब कारक का चिन्ह आ जाए तो सीधा सीधा बात है, दो संज्ञाओं के बीच में कारक का चिन्ह आए तो सीधे कौन सा कारक? कौन सा समास? तत्पुरुष समास। काम कोई भी नहीं सोचना विचारने का काम है, क्या है? कारक है, तो ये क्या है? तत्पुरुष है। और कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि संबंध बता रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, समास में कारक में संबंध बता रहा है, तो ये कौन सा कारक है? संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। उसके बाद आगे हम देख रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके, ठीक है ना। क्योंकि हम जितने भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अगर हम एग्जाम्पल पढ़ने की आदत डाल लें, अगर हम एग्जाम्पल को देखिए क्या होता है कि जब एग्जाम्पल का नंबर आता है तो हम जल्दी वीडियो स्किप करके आगे भागने लगते हैं, और इसीलिए हमारा ज्ञान भी स्किप करके आगे चला जाता है। तो क्या है कि भाई समय तो देना पड़ेगा, अगर आप सोचेंगे जल्दी जल्दी भागे तो नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कुल गुरु, कुल गुरु। अब देखिए इसका आप कर लीजिए, समास विग्रह पहले करिए।
समास बिगड़े, कुल के गुरु, क्या रहा है, कुल के गुरु, कुल के गुरु, ये है ना, कुल गुरु, कुल के गुरु। तो ये क्या है, कुल मतलब परिवार, परिवार मतलब संज्ञा, ये भी आपकी संज्ञा हो गई। और उसके बाद गुरु, गुरु भी आपकी संज्ञा है। और दो संज्ञाओं के बीच में एक कारक का चिन्ह आ गया, तो मतलब कारक है, तो क्या है, तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, कुल के गुरु। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुरु तो है और एक कुल क्या कर रहे हैं, कुल इनसे संबंध अपना बता रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर एक संबंध तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष यहाँ पर हो गया। उसी का हम देख रहे हैं, और भी हम देख लेते हैं। और हम देख लेते हैं कि कहते हैं कि जन्म अंध, जन्म अंध, जन्म अंध का मतलब क्या है, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। जन्म अंध का मतलब क्या है, जन्म से अंधा। जन्म आपका संज्ञा, अंधा आपका संज्ञा, अंधा आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका जो है क्या कर रहा है, जन्म अंध। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, जब संबंध तत्पुरुष हो गए। कौन सा हो गए, संबंध तत्पुरुष हो गए। इस काम ने जो है यहाँ पर इनके बारे में अच्छे से जाना, ठीक है ना, इनके बारे में अच्छे से समझे जाना कि कैसे क्या है, ठीक है। तो पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास क्या है, अव्ययी भाव, आगे सब एक शब्द रहेगा, शब्द के आगे उपसर्ग रहेगा, सीधे कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। दूसरी पहचान इसकी, एक ही शब्द दो बार आते हैं, रातों रात, धीरे धीरे, तेजी तेजी तेजी, भागम भाग, हाँ, ऐसे शब्द जो आ रहे हैं, दिनों दिन, हाँ, ऐसे शब्द जो आ रहे हैं, ये शब्द क्या है, अव्ययी भाव में आ रहे हैं। तत्पुरुष की पहचान क्या है, तत्पुरुष की पहचान सीधी पहचान है कि दो संज्ञा शब्द रहेंगे और जब उनका समास बिगड़े करेंगे तो बीच में क्या आएगा, कारक के चिन्ह आएंगे। कारक के चिन्ह कौन से हैं, ने, से, को, पर, के लिए, ऐसे सब शब्द क्या है, ये शब्द हमारे क्या है, कारक के चिन्ह होते हैं। तो बीच में क्या आएंगे, कारक के चिन्ह जरूर आएंगे। जब आप करने लगेंगे तो आपको जरूर जो इसमें कारक के चिन्ह जरूर मिलेगा। जब कारक के चिन्ह मिल जाए और अगल बगल दोनों तरफ संज्ञा मिल जाए, सीधा आप आंख मूंद के कौन सा समास, तत्पुरुष समास। उसके बाद हम चल रहे हैं तीसरा समास हमारा, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। अब देखिए यहाँ पर हम कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि कर्मधारय और बहुब्रीहि में हमेशा जो है हमको कंफ्यूजन रहता है कि कर्मधारय कहाँ पर है और बहुब्रीहि कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसलिए हम इनको दोनों को साथ में लेकर चलते हैं ताकि हमारी किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर ना रह जाए, ठीक है ना। देखिए कर्मधारय की पहचान क्या होती है, कर्मधारय की पहचान होती है कि इसमें आगे अधिकतर जो है विशेषण रहता, आगे विशेषण रहेगा और पीछे जो है संज्ञा रहती है। आगे विशेषण रहेगा और पीछे क्या रहेगा, पीछे आपकी संज्ञा रहेगी। एक आगे पहचान है कर्मधारय की पहचान। लेकिन जो है इनका जो समास जो अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ शब्द जो शब्द है वही उसका अर्थ भी है, शब्द से मिलता हुआ, शब्द से मिलता हुआ। यहाँ पर जो विशेष बात समझेंगे, अभी देखिए एग्जाम्पल में समझेंगे तो इसको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हम समझ ले रहे हैं कि कर्मधारय में क्या होती है, एक शब्द संज्ञा होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा उसकी विशेषता बताता है। और जब उसका हम समास बिगड़े करेंगे, जब उसका हम अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो अर्थ क्या रहेगा, अर्थ भी कोई नया नहीं रहेगा, जो शब्द बता रहा है वही शब्द यहाँ पर भी निकलेगा। लेकिन बहुब्रीहि क्या होता है, बहुब्रीहि में जो है जो अर्थ होगा वो शब्द से हटकर होगा, शब्द से अलग होगा, शब्द से अलग होगा। देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है नीलकमल, एक हमारा एग्जाम्पल है बहुब्रीहि समास का नीलकमल। अब नीलकमल में आप देखिए कि इसमें आपको खूब अच्छे समझ में आता होगा नीलकमल का मतलब क्या होता है। नीलकमल का मतलब है नीला कमल,
नीलकमल का मतलब क्या है? नीला कमल। तो नीला कमल। अच्छा ये बताइए, नीला कमल, ठीक है। और इसके अलावा तो इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। नीलकमल का मतलब तो यही होगा ना, नीलकमल मतलब नीला कमल, बात खत्म। तो नीला कमल हो गया, नीलकमल का मतलब नीला कमल। अब यहाँ पर क्या है, ए आपका शब्द हो गया, ए आपका संज्ञा हो गई, और ए आपका क्या हो गया, ए आपका विशेषण हो गया। ए आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक। मतलब एक शब्द जो है क्या कर रहा है, एक शब्द विशेषता बता रहा है, और एक क्या है, एक विशेष से, एक विशेषण है और एक विशेष से, ठीक है ना। इसी संज्ञा को ये क्या करते हैं, विशेष से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विशेष, ठीक है ना। एक शब्द क्या है, एक विशेषण है, और दूसरा क्या है, दूसरा चाहे विशेष से बोलो और चाहे संज्ञा बोलो। और जब इसका अर्थ क्या है, जब इसका आपने अर्थ निकाला तो अर्थ में कोई नया नहीं निकल रहा है, कोई नया नहीं निकल रहा है। लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, एक शब्द है आपका घनश्याम। घनश्याम, एक शब्द क्या है आपका, घनश्याम। घनश्याम का मतलब क्या होता है, घनश्याम का मतलब होता है, घन का मतलब है बादल, घन का मतलब क्या है, बादल, और श्याम का मतलब क्या है, श्याम का मतलब है काला। वैसे जो इसका अर्थ निकालेंगे, जैसे हमने इसका अर्थ निकाला, नीलकमल का अर्थ निकाला तो नीलकमल का नीला कमल, लेकिन घनश्याम का अर्थ निकालेंगे तो सीधा मतलब क्या आएगा, घनश्याम का मतलब काला बादल। लेकिन बहुब्रीही में क्या होता है कि बहुब्रीही में ऐसे शब्द आते हैं कि जिसका मतलब जो होता है उसके शाब्दिक अर्थ से हटकर होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या आ रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ आ रहा है काला बादल, लेकिन घनश्याम का मतलब काला बादल नहीं होता है। घनश्याम किसे कहते हैं, घनश्याम कृष्ण को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। देखिए ना, ग्रंथालय और बहुब्रीही में देखिए कितना अंतर, सीधा सीधा अंतर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर क्या है, नीलकमल, वही चीज यहाँ पर भी है और वही चीज वहां पर भी आपको दिख रही है, वही चीज यहाँ पर भी दिख रही है। एक संज्ञा है, एक विशेषण है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें संज्ञा और विशेषण निकला, और लेकिन जो अर्थ आया, अर्थ में कोई नया नहीं आ रहा है, कोई अलग हट के नहीं आ रहा है। जो कह रहा है, जो हमारे सामने है, वही हमको दिख भी रहा है, दिखने में और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दिख कुछ और रहा है और मतलब कुछ और निकल रहा है। घनश्याम का मतलब क्या है, काला बादल। घनश्याम का मतलब तो होना चाहिए काला बादल, लेकिन घनश्याम से मतलब हमारा क्या है, काले बादल से नहीं है। जैसे एक शब्द, एक वाक्य बनाते हैं, मैंने मैंने घनश्याम को, मैंने घनश्याम को नीलकमल नीलकमल चढ़ाए, मैंने घनश्याम को नीलकमल चढ़ाए, ऐसे हमने इसमें शब्द निकालिए। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो शब्द हैं, एक समास ये भी है और एक समास यहाँ पर भी है। चलिए अब इसका मतलब निकाल लेते हैं। अब इसका मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब आ रहा है कि मैंने कृष्ण को नीले कमल चढ़ाए, ठीक है। अब देखिए यहां पर, आप देखिए कि अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ नीलकमल का मतलब क्या है, नीलकमल का मतलब नीला ही कमल आया, नीलकमल का मतलब नीला कमल। कमल कैसा है, नीला है, कमल कैसा है, नीला। कमल जो है शब्द है और नीला विशेषण हो गया, तो मतलब यहाँ पर क्या है, जो मतलब वही मतलब दिख रहा, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा कर्मधारय हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, घनश्याम का मतलब काला बादल नहीं है, घनश्याम का मतलब काला बादल नहीं आ रहा है, बल्कि जो दिख रहा है आपको, दिखने में तो काला बादल दिख रहा है, लेकिन मतलब क्या है इसका, उसका मतलब क्या है, अपने आप से हटकर जो दिख रहा है, दिखने से हटके क्या मतलब आया, कैसा आया। तो यहाँ पर कौन सा समास है, बहुब्रीही समास है। इसी तरह आगे हम देख लेते हैं, इसके और एग्जाम्पल है आपके रक्त लोचन। इसके बहुब्रीही कर्मधारय के एग्जाम्पल रक्त लोचन। रक्त का मतलब क्या होता है, खून, और लोचन का मतलब क्या है, लोचन का मतलब है आंख। तो मतलब क्या है, रक्त लोचन का मतलब हुआ खून की तरह आंख, मतलब उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी आंखें खून की तरह है। खून मतलब कैसा, लाल, एकदम लाल, तो उसकी आंख कैसी है, एकदम खून की तरह लाल है। और बस बात खत्म हो गया, कोई नया मतलब तो निकल नहीं है, रक्त लोचन, बस खत्म। इसी तरह हमारे एक शब्द आ रहा है इसमें, काली मिर्च। क्या आ रहा है, काली मिर्च। काली मिर्च का मतलब क्या है, भाई मिर्च तो एक संज्ञा हुई, और काली क्या कर रही है, काली इसकी विशेषता बता रही है। और जब ये विशेषता बता रही है, और मतलब क्या है,
काली मिर्च का मतलब क्या है? काली मिर्च का मतलब ऐसी मिर्च जो काली है, ऐसी मिर्च जो काली है। भाई यही तो, ये भी दिख भी रहा है, मतलब भी वही निकल रहा है काली मिर्च, और दिख भी वही रहा है, जो दिख रहा है वही है भी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर देख लेते हैं आप, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर आप देखिए, इसमें आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि गजानन, यहाँ पर क्या कह रहा है? गजानन। गज का मतलब क्या है? गज का मतलब हाथी, और गज का मतलब क्या है? हाथी। और आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब है मुख, हाथी मुख। गजानन का मतलब क्या हो गया? हाथी मुख। लेकिन इसका मतलब यही नहीं, ये नहीं है जो आपको दिख रहा है, दिख तो आपको रहा है कि हाथी मुख, हाथी का मुंह, दिख तो आपको रहा है हाथी का मुंह, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाथी का मुंह नहीं है, बल्कि क्या है? कुछ और है। इसका मतलब क्या है? कुछ और है। और वो मतलब क्या है? वो मतलब है, गजानन का मतलब है गणेश। क्या मतलब है? गणेश। ठीक है ना। मतलब जो हमको दिखे वो ब्रीफ में क्या है? दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। कर्मधारय क्या है? जो दिखेगा वही है। कर्मधारय क्या होगा? जो दिख रहा है वही है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। ठीक है ना। इसी का हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर बोल दिया नव युवक। नव युवक, नव का मतलब क्या है? नया, और युवक का मतलब क्या है? युवक। ठीक है ना, यही तो है ना। नवयुवक का मतलब क्या है? नवयुवक का मतलब नया युवक। बस जो दिखा वही है, जो दिख रहा है वही है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 10 आनंद। 10 आनंद का मतलब दिख तो हमको क्या रहा है? 10 मुख, 10 मुख दिख रहा है, लेकिन मतलब इसका ये नहीं है, मतलब कुछ और है। मतलब क्या है? रावण। मतलब क्या है? रावण। तो ऐसे सब, ठीक है। उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि सीधा फार्मूला हमारे पास है कि ये नवयुवक और ये क्या है? ये 10 आनंद, 10 मुख रावण और नवयुवक। ठीक है ना। इस तरह जो है ये चीजें हमारी हमने काफी अच्छे से इसको समझा। अब उसके बाद हम चलते हैं अगला अपना समास। अगला समास चल रहे हैं जिसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। चौथा समास हमारा चल रहे हैं द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास में क्या है? द्वंद्व समास का सीधी पहचान क्या है कि दो, बीच में क्या होगा? बीच में योजक रहेगा, बीच में योजक रहेगा। बीच में क्या रहेगा? योजक। योजक क्या है? ऐसे योजक रहेगा। और समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में क्या आएगा? समास विग्रह में बीच में और शब्द आएगा। क्या आएगा? और। समास विग्रह में क्या आएगा? और आएगा। क्या आएगा? और आएगा। जैसे क्या है? दाल चावल। जैसे कुछ शब्द लिखते हैं ना, जैसे दाल चावल लिखते हैं, दाल चावल हमेशा ऐसे लिखते हैं, दाल चावल। बीच में योजक दिखा ना, तो योजक है द्वंद्व समास। मतलब निकालते हैं दाल चावल, दाल और चावल। माता पिता, माता और पिता। नाना नानी, नाना और नानी, नाना और नानी। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। जात पात, जाति और पात। हाँ, नया पुराना, नया और पुराना। रात दिन, रात और दिन। ठीक है ना। इस तरह जो है क्या हुआ? बच्चे, बच्चा बूढ़ा, मतलब बच्चे और बूढ़े। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। ये सारे एग्जाम्पल क्या है? ये सारे एग्जाम्पल द्वंद्व समास के होते हैं। सीधा सीधा है आपको, अंदर बाहर, अंदर और बाहर। इस तरह क्या है? इस तरह जो है ये सब तुम्हारे क्या हो गए? ये सब तुम्हारे द्वंद्व समास में आ गए। अब देखिए यहां पर आगे चलते हैं। अब हमारा जो एक पांचवा था, अब हमारा जो लास्ट समास है वो है हमारा द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। लेकिन देखिए द्विगु समास में क्या है? द्विगु समास में आगे संख्या रहेगी। आगे क्या रहेगा? आगे आपकी संख्या रहेगी और पीछे आपकी, पीछे क्या रहेगा? पीछे आपकी संज्ञा रहेगी। आगे संख्या, संख्या मतलब गिनती, और पीछे क्या रहेगा? पीछे कोई संख्या रहेगी, संज्ञा रहेगी, ये मतलब किसी का नाम रहेगा। अब जैसे देखिए पंचवटी, पंचवटी। पंच का मतलब 5 और वटी का मतलब बरगद या पेड़ वगैरह। ठीक है ना, 5 बरगद, पंचवटी 5 बरगद। ठीक है ना। और लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है? जो दिख रहा है वही रहेगा। बोबरी में क्या है? बोबरी में, यहाँ इसको भी बोबरी कभी कभार कंफ्यूजन में डालता है। बोबरी में क्या है?
जो दिख रहा है उससे हट के होगा बहुब्रीहि, और जहाँ मतलब उसका हट के दिख रहा है तो वहां पर बहुब्रीहि सीधे हो जाएगा। उससे वहां पर ना तत्पुरुष से मतलब है, ना कर्मधारय से मतलब है, ना तो हमको द्विगु समास से मतलब है। वहां पर हर चीज में है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आपका रहा है पंचामृत, क्या रहा है पंचामृत। पंचामृत का मतलब है 5 और अमृत, 5 और अमृत। तो आगे क्या है, आगे आपकी संख्या है और पीछे क्या है, पीछे आपका संज्ञा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहां पर इसकी सीधी पहचान है, जहां पर क्या आ जाए, जहां पर संख्या है तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर देख लीजिए, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दशानन, आगे 10 और पीछे आनंद। लेकिन क्या है, अगर दशानन का मतलब 10 आनंद नहीं होता, 10 आनंद का मतलब अगर 10 आनंद नहीं होता तब तो एक द्विगु समास होता, क्योंकि आगे गिनती थी, आगे क्या थी, आगे गिनती है तो मतलब द्विगु होता। लेकिन क्या है, दशानन का मतलब 10 से नहीं है, दशानन का मतलब क्या है, दशानन का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, दशानन इससे नहीं है। दशानन का मतलब क्या है, रावण। दशानन का मतलब क्या है, रावण। मतलब क्या है, जो कुछ दिख रहा है दिखने से हट के कुछ है तो बहुब्रीहि, और जहां पर जो दिख रहा है वही है तो क्या है, द्विगु समास, ठीक है। ऐसे आपका नवरत्न, ऐसे आपका समा क्या बन सकता है, नवरत्न। नवरत्न का मतलब 9 गिनती वाला 9 और रत्न, तो कौन समास, द्विगु समास, ठीक है ना। तो इस आपने जो है सारे समासों को अच्छे से समझा है, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है समास के बारे में एक अभ्यास भी करेंगे कि उस अभ्यास में देखेंगे कि हमको कितना समझ में आया, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर।